हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था और लेक्चर 3 तक हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 4 और इसमें देखेंगे हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बोर एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले हम सम इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो ये किस चीज़ पे बेस्ड था? सबसे पहले बोर मॉडल जो है वो बेस्ड है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे, ठीक है, और क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के क्लासिकल लॉज है, न्यूटन्स लॉ, कोलम्बिक लॉ, ये सब पे बेस्ड है, ठीक है। और देखिए, बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वैसे एलिमेंट जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर वैसे आयन जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस तरह के एटम पे ये एप्लीकेबल होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल होगा। हीलियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बट हीलियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो इस पे एप्लीकेबल है। फिर लिथियम +2 पे एप्लीकेबल है। वैसे ही सारे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है उसमें एप्लीकेबल होगा ये बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। और देखिए, तीसरा पॉइंट है, बोर मॉडल इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 नेचर शो करता है। एक तो पार्टिकल नेचर शो करता है, दूसरा वेव नेचर शो करता है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पार्टिकल नेचर जो शो करता है उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर जो है वो शो करता है। तो ये तीनों पॉइंट्स है। आगे हम सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे, तो उनको आपको देखना है। उसके बाद पोस्टुलेट सब देखेंगे। 6 पोस्टुलेट है बोर एटॉमिक मॉडल का, तो आज हम जो 6 पोस्टुलेट हैं वो देखेंगे और 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। आज हम लोग पोस्टुलेट सारा देखेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ फार्मूलाज देखेंगे जिसके बेसिस पे क्या है कि बोर एटॉमिक मॉडल जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आगे, जो पोस्टुलेट्स है उनको। तो देखिए, पहला फार्मूला है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये बेसिक लॉ, मतलब जो क्लासिकल लॉ है उन पे बेस्ड है। तो देखिए, पहला जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो है कोलम्बिक फोर्स। क्या होगा? जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उस पर। तो आप जानते हो ये भी एक क्लासिकल लॉ में आता है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो है। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या है कोलम्बिक फोर्स में, कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R², यानी कि ये हो गया कांस्टेंट और ये Q1 Q2 बटा R²। ये दोनों को जो ये टोटल हम लोग यूज करते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको फार्मूला को। और दूसरा फार्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सर्कुलर मोशन में लगता है, उसको यूज करते हैं। ये जो है mv² बाई R। और तीसरा फार्मूला जो है वो हम लोग यूज करते हैं एंगुलर मोमेंटम का, और वो है mvr, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला हम लोग मेनली यूज करेंगे ये बोर्स एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, और इसको पूरा पोस्टुलेट को हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप इन तीनों फार्मूला को अच्छे से देख लीजिए और हम लोग आगे एक्सप्लेन करते हैं पोस्टुलेट को। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स, ठीक है। बोर एटॉमिक मॉडल को हम लोग टोटल 6 पोस्टुलेट में डिवाइड किए हैं और ये पहला पोस्टुलेट है, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या है कि ऑल एटम्स हैज़ अ न्यूक्लियस, मतलब सारे एटम में, मतलब एटम हैज़ अ न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। देखिए, आपने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा होगा कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, और वो एटम में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, एटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं, जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को हम लोग मिला के कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो इसका क्या कहना है कि एटम जो होता है, एटम में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहीं पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। पहला पोस्टुलेट का पहला पॉइंट तो ये हो गया। देखिए, दूसरा पॉइंट है द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। देखिए, एटम का जो साइज़ है वो इतना ज़्यादा है, बट न्यूक्लियस का साइज़ क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है, और ये लोकेटेड होता है एट द सेंटर ऑफ द एटम। मान लीजिए ये आपका एक एटम ले लेते हो, ये पूरा एक एटम है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है सेंटर में, प्रेजेंट होगा कहाँ? सेंटर में। और न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और ये जो न्यूक्लियस है बहुत ही छोटा साइज का होता है, वेरी स्मॉल साइज का। तो बस फर्स्ट पोस्टुलेट यही बता रहा है कि न्यूक्लियस में
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और हर एक एटम में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है एंड वो सेंटर ऑफ द एटम पे प्रेजेंट होता है। तो बस यही था फर्स्ट पोस्टुलेट, आप इसको अच्छे से नोट कर लो पॉज करके। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं सेकंड पोस्टुलेट, बोर्स एटॉमिक मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट। तो देखिए सेकंड पोस्टुलेट का पहला पॉइंट क्या है कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेम वे एज द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। देखिए आपने पहले भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है एटम में, और सेम वे में जैसे कि सन के चारों ओर प्लैनेट सारे घूमते हैं, मतलब रिवॉल्व करते हैं, उसी सेम वे में इलेक्ट्रॉन भी है न्यूक्लियस के चारों अराउंड जो है वो मूव करता है। जैसे कि देखिए ये न्यूक्लियस है, ये पूरा एक एटम हम लोग मान लेते हैं और ये एटम का न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर जो है सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्लैनेट होता है, प्लैनेट में क्या बीच में सन होता है एंड सोलर सिस्टम में, एंड प्लैनेट जो होता है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। वही सेम फैशन में क्या होता है कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था सेकेंड पोस्टुलेट का। और देखिए सेकंड पॉइंट है द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट है द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल टू होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो लगेगा, इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या लगेगा, K Q1 Q2 R स्क्वायर, और इस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या लगता है mv स्क्वायर R। तो ये जो हो जाता है ये इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना, मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एक तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है एंड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेम फैशन और एज इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे सेकंड पोस्टुलेट को। इन तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको थर्ड पॉइंट को ध्यान रखना है कि K Q1 Q2 R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर R, ये होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इससे आपको निकल जाएगा। आपको जब रेडियस डिस्टेंस पूछा जाएगा कि दो रेडियस, मतलब मेनली रेडियस ये कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आप इससे निकाल लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करना और मतलब समझना है आपको ये सारे पॉइंट्स। तो सेकेंड पोस्टुलेट ये था। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पोस्टुलेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड पोस्टुलेट, ठीक है। तो देखिए थर्ड पोस्टुलेट का पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम mvr ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि थर्ड पोस्टुलेट हमें क्या बोल रहा है पहला पॉइंट में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा वैसे ही ऑर्बिट में जिसमें कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। तो देखिए आपको सिंपली बस यही पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों अराउंड जो रिवॉल्व करता है तो वो ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो nh/h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में हो। तो यानी कि mvr इज इक्वल टू क्या हो गया, mvr इज इक्वल टू nh/2π हो गया। ये आपको एकदम याद होना ही चाहिए, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और h/2π को हम लोग ऐसे h बार भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये h बार इक्वल टू h/2π हो गया। और यहाँ पे इन जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 ऐसे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ऐसे ऑर्बिट में जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन के
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि MBr = NH/2π, और H/2π को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, तो H ये हो गया और ये तो, और ये जो N जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। तो आप इसको अभी नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, हम आगे इसका पॉइंट बताते हैं। इसमें अभी एक और पॉइंट है थर्ड पोस्टुलेट में, तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं थर्ड पोस्टुलेट का अगला पॉइंट। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो रहा है कि यहाँ एंगुलर मोमेंटम कैन हैव वैल्यूज सच एज h/2π, 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π एंड 5h/2π एंड डॉट डॉट, मतलब आगे, क्योंकि मैं अभी आपको बताया मैंने कि जो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। तो इंटीग्रल मल्टीपल बोला मैंने आपको, फ्रैक्शनल नहीं बोला। तो देखिए कभी भी जो होगा h/2π जो होगा वो इंटीजर का मल्टीपल होगा। यही यहाँ पे बोला गया है कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा उसका वैल्यूज हमेशा या तो h/2π या फिर 2h/2π, मतलब ये 2π जो ये होगा ही, और ये इधर जो होगा ये इंटीजर होगा, कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। बट कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल वैल्यूज सच एज 1.5 × h/2π, 1.2 h/2π, ऐसा फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी होगा जब ये इंटीजर में वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जब भी एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर में आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पोस्टुलेट का सेकंड पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे हम लोग फोर्थ पोस्टुलेट, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं फोर्थ पोस्टुलेट। तो देखिए फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, द ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या, स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। लेकिन स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते क्यों हैं? देखिए क्या होता है कि जो जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है उसका एनर्जी फिक्स होता है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ किसी भी एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एनर्जी पर्टिकुलर फिक्स होता है। जब यहाँ से किसी दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो या तो एनर्जी, अगर मान लीजिए अंदर आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करता है, बाहर जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो तो होता है अलग चीज़, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इसमें किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट लेते हैं तो उसका एनर्जी जो है वो फिक्स रहता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो इसका यहाँ फोर्थ पोस्टुलेट जो है वो वही कह रहा है कि द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। एंड दीज ऑर्बिट बिकॉज इन दीज ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कांस्टेंट। तो एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन का इन दिस ऑर्बिट में एक कांस्टेंट कोई फिक्स अमाउंट होता है, ठीक है। तो बस यही था फोर्थ पोस्टुलेट, इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिफ्थ पोस्टुलेट। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट। तो देखिए फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। देयरफॉर दीज ऑर्बिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स। इसी कारण इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल्स, ठीक है। एंड आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 एंड KLMNO जो भी है, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस आउटवर्ड। तो देखिए क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन अ डिफिनिट ऑर्बिट, और जो ऑर्बिट है उसका एनर्जी एक कोई फिक्स्ड होता है। इसी कारण क्या होता है, जो एनर्जी फिक्स होता है तो हम लोग इसको कहते हैं एक एनर्जी लेवल, और इस एनर्जी लेवल के कारण, जो फिक्स होने के कारण ही हम लोग इसको नंबरिंग दे सकते हैं। तो क्या करते हैं कि हम लोग जो न्यूक्लियस से आउटवर्ड लें तो हम लोग उसको नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड KLMNO, के से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, तो पहला और न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला ऑर्बिट को हम लोग 1 से नंबरिंग कर लेंगे, उसके बाद वाला 2 से नंबरिंग कर लेंगे, उसके बाद वाला 3 से नंबरिंग कर लेंगे। ऐसे हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं एनर्जी लेवल्स को, ठीक है। और इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग K से भी डिनोट कर सकते हैं, सेकेंड को हम लोग L से डिनोट कर सकते हैं, थर्ड को हम लोग M से डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग करते हैं कि यहाँ सिंपल बात है कि इलेक्ट्रॉन एक डिफिनिट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है और हर एक ऑर्बिट का एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है,
और उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल्स। और इसी कारण क्या होता है, हम हर एक एनर्जी लेवल को एक नाम दे सकते हैं बाय यूजिंग नंबर्स और द अल्फ़ाबेट। तो वो नंबर जो होता है यूज होता है 1 2 3 4 5 से, मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 दे दिए, एंड उसी को हम लोग वन ऑर्बिट को, फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग के से डिनोट कर सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट को हम लोग एल से डिनोट कर सकते हैं, वैसे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल फिफ्थ पोस्टुलेट यही था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेनली क्या ध्यान रखना है कि हम लोग और भी एनर्जी लेवल को कैसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल वैसे डिनोट करते हैं। और उसको हम लोग जब अल्फ़ाबेट में करना रहता है तो हम लोग के से स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट एनर्जी लेवल को हम लोग क्या करते हैं, के एनर्जी लेवल, वैसे ही इसको डिनोट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बस फिफ्थ पोस्टुलेट यही था, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिक्स्थ पोस्टुलेट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ देखते हैं सिक्स्थ पोस्टुलेट। तो देखिए सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से होता है। तो देखिए आपको पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज है ये न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड प्रोटॉन्स क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया, और इसके सारे अराउंड क्या होता है, डिफरेंट ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सर्कुलर होते हैं। तो इसको हम लोग एनर्जी, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसको हम लोग एनर्जी फर्स्ट एनर्जी लेवल से, फिर सेकंड ऑर्बिट को एनर्जी सेकंड लेवल से, फिर थर्ड ऑर्बिट को थर्ड एनर्जी लेवल, वैसे हम लोग डिनोट करते हैं। और इसको पहले ऑर्बिट को हम लोग सेल फर्स्ट, सेल सेकंड, सेल 3, सेल 4, सेल 5 ऐसे डिनोट करते हैं। और जब हमको यही जो है अल्फ़ाबेट में करना रहा तो हम लोग के से स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट सेल को हम लोग कहते हैं सेल के, फिर सेकंड सेल को कहते हैं सेल एल, फिर एम, फिर एन, ओ, ऐसे आप लोग डिनोट कर सकते हो एटम को। तो यही सेम रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको ध्यान रखना है, आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है सिक्स्थ पोस्टुलेट का, कि द इमिशन और द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन कैन only occur when jump from one stationary state to the other। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर, तो वहाँ पे या तो इमिशन होगा या तो एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये होता है, तो यहाँ पे सिंपली यही बोला गया है कि अगर किसी एटम में एनर्जी रिलीज हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है तो वहाँ डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ होगा फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू द अदर। मतलब कि अगर मान लीजिए इसमें से एनर्जी निकल रहा है तो निकलने का मतलब क्या हुआ, वो जाता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे, यानी कि कहीं ना कहीं से वो अपने लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है। तो यही बोलना है यहाँ पे कि अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का जो है मूवमेंट हुआ है वन एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में। तो सिंपल पहला पॉइंट ये है। ठीक है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अदर एनर्जी स्टेट तो या तो रिलीज होगा या फिर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स अब देखिए सिक्स पोस्टुलेट में आगे देखते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी जो होता है वो अगर कहीं से जंप कर रहा है तो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होता है। तो देखिए डेल्टा ई क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको हम लोग कहते हैं डेल्टा ई, यानी कि ई हायर टू ई माइनस लोअर, मतलब हायर से लोअर पे जा रहा है तो ई हायर माइनस ई लोअर इज इक्वल टू ई एन टू माइनस ई एन वन। सिंपली ये एनर्जी का चेंज हो गया कि एनर्जी कहाँ कितना चेंज हो रहा है, और इसी एनर्जी चेंज को हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ क्वांटम, किसी एक क्वांटम का एनर्जी या फिर एच म्यू। ठीक है, तो ये सिंपल था। डेल्टा ई को आप लोग एच म्यू से डिनोट लिख के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखिए इसका सेकंड पॉइंट क्या है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट एंड इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम आउटर टू इनर ऑर्बिट। ठीक है, तो ये सिंपल है कि देखिए जैसे ये न्यूक्लियस और इसके चारों अराउंड क्या है, ऑर्बिट है। ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए आप यहाँ से इनर से मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से ऊपर कहीं थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है तो यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। मतलब N1 से N3 गया, N1 से N3 गया, मतलब क्या हुआ, इनर से आउटर गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। वहीं अगर आउटर से इनर आए, ठीक है, आउटर से इनर आए तो एनर्जी इमिट करता है। मतलब कि अगर मान लीजिए N3 है और N3 से इलेक्ट्रॉन जो है वो N1 पे जा रहा है तो यहाँ क्या होगा कि एनर्जी ये होगा, इमिट होगा। ठीक है, यानी कि इमिटेड कब, जब N3 से N1 जा रहा है।
ठीक है। तो सिंपली सेकंड पॉइंट यही था कि जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा फ्रॉम इनर टू आउटर, इनर से मतलब N1 से N3 मान लीजिए, ठीक है, यानी कि अंदर से बाहर, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। वही अगर बाहर से अंदर जाए, मान लीजिए N3 से N1 जाए, तो एनर्जी इमिट करता है। तो सिंपली सेकंड पॉइंट यही था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और पॉइंट है, वो देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स सिक्स्थ पोस्टुलेट का ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि N2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N1 वेदर इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी विल अकर। जैसा कि अभी आपने देखा था फॉर्मूला कि डेल्टा ई क्या होता था, डेल्टा ई जो होता था डेल्टा ई E2 माइनस E1, ठीक है, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट का, यानी कि N2 का एनर्जी और N1 का एनर्जी। तो देखिए ये हमेशा N2 माइनस N1 ही होगा कि और N2 जो होगा हमेशा बड़ा ही लेंगे हम लोग, ठीक है। N2 हमेशा बड़ा लेंगे। जैसे कि अगर आप मान लीजिए एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो रिलीज में क्या होता है, ये मतलब अंदर बाहर से अंदर जाता है, बाहर से अंदर जाता है। तो यहाँ की मान लीजिए ये जो है ये है हमारा थर्ड ऑर्बिट और ये है फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहाँ N2 हम वही लेंगे जो कि बड़ा होगा। तो यहाँ N2 क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे है कि 1 से 2 पे जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग N2 जो है 3 ही लेंगे, यानी कि हम लोग बड़ा वाला हमेशा N2 का कंसिडर करते हैं और डेल्टा ही ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। सिंपल यही था। और यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन है बोर्स एटॉमिक मॉडल पे कि बोर्स थ्योरी इज़ नॉट अप्लीकेबल टू। तो बोर्स थ्योरी किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसलिए तो इसमें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोर्स थ्योरी एप्लीकेबल किस पे होता है। तो बोर्स थ्योरी जो होता है एप्लीकेबल होता है वैसे एटम में जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन लाइक एटम में। किसमें, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक तो हीलियम ऑप्शन है, फिर लिथियम ऑप्शन है, फिर हीलियम प्लस ऑप्शन है एंड हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में तो एप्लीकेबल हो गई क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है। फिर हीलियम प्लस लेते हैं तो हीलियम प्लस में भी एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब एक लूज कर देगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसमें भी एप्लीकेबल होगा। अब देखिए लिथियम प्लस 2 है, तो लिथियम में क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर दिया, तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी हो जाएगा। और यहाँ पे हीलियम है, तो हीलियम में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो क्या होगा इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, हीलियम में बोर्स थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में मुझे यही बताना था बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में और उसके डिफरेंट पोस्टुलेट्स क्या क्या होते थे इनके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनका एप्लीकेशन क्या क्या होता है। मेन क्वेश्चन एप्लीकेशन से ही बनता है, तो एप्लीकेशन में आप उसमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो होगा एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो आप उस वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।